Hello everyone. First of all, congratulations to you all कि आप लोगों ने क्लास 11th में साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट करने की सोची या फिर सेलेक्ट की। और अगर आप लोगों ने 11th में साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट करी है तो डेफिनेटली साइंस में आप लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट होगा। और उन साइंस के 3 सब्जेक्ट में से मैं आप लोगों को फिज़िक्स पढ़ाने वाला हूँ। अब फिज़िक्स में अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 10th क्लास में वो कौन से चैप्टर्स थे जो आप लोगों ने फिज़िक्स में पढ़े, तो आई होप आप लोगों को याद होंगे। मैं भी याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। चैप्टर वाज लाइट। लाइट थोड़ी कम है तो जला भी लेते हैं। तो जलेगी कहाँ से? लाइट, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। अब ये सब आपको लिंक भी समझ में आता होगा शायद कि क्यों पहले लाइट पढ़ा हमने, फिर क्यों ह्यूमन आई पढ़ा। बिकॉज ह्यूमन आई is a organ, human body organ, which is specially designed to sense one of the form of energy, one of the most vital form of energy, which is light. और चैप्टर की बात करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी 10th क्लास में पढ़ा है आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा। 9th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर्स अगर याद करें, देन द चैप्टर वाज लॉज ऑफ मोशन। आई थिंक मोशन चैप्टर का नाम मोशन था। एंड साउंड, ग्रेविटेशन। तो अब अपनी 11th की फिजिक्स शुरू करते हैं हम। 11th के फिजिक्स के चैप्टर बहुत सिमिलर मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर मिलेंगे आपको 9th क्लास के चैप्टर से। मतलब इसमें भी अपने को मोशन पढ़ना है, लॉज ऑफ मोशन पढ़ना है, वर्क एनर्जी पढ़नी है, साउंड पढ़ना है। हाँ, साउंड पढ़ना है। साउंड पढ़ना है ऑसिलेशन एंड वेव्स में लास्ट में जाके आप साउंड के बारे में पढ़ेंगे। ये आपकी लास्ट यूनिट है क्लास 11th की। तो आज की क्लास में हम कोई चैप्टर स्टार्ट ना करते हुए, किसी चैप्टर पे फोकस ना करते हुए, विल ट्राई टू फिगर आउट द होल सिलेबस कि हमें अपने सिलेबस के अंदर क्या पढ़ना है, मतलब 11th क्लास में क्या पढ़ना है क्या नहीं। ठीक है। और उस पर भी आने से पहले मैं आप लोगों से एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। और मेरे हिसाब से कोई भी टीचर अगर फिजिक्स शुरू करेगा तो सबसे पहले आपसे यही सवाल पूछेगा कि व्हाट डज फिजिक्स, आप फिजिक्स टर्म से क्या समझते हैं, या आपको क्या लगता है कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं हम। साइंस तो हमें ओवरऑल पता है, पर सेग्रीगेट करने के बाद अगर केवल ये पूछा जाए आपसे कि फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ते हो, तो मैक्सिमम में, मतलब आप लोगों में से मैक्सिमम को होपफुली आंसर भी पता होगा। बट फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फिजिक्स को डिफाइन करता हूं मैं, आप लोग देख लेना। फिजिक्स की डेफिनेशन अगर हम डिफाइन करें तो ऐसे बोल सकते हैं कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, राइट ना? साइंस की ब्रांच तो है ही। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। मतलब फिजिक्स के अंदर आप लोगों को नेचर की स्टडी करनी है, नेचर में होने वाले सारे फिनोमिना की स्टडी करनी है। अब आप बोलोगे साइंस में भी तो यही करते हैं, सारे नेचर की स्टडी कर रहे हैं, नेचुरल फिनोमिना की स्टडी कर रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है अब बताते हैं आपको। जैसे रेनबो का बनना, रेनबो फॉर्मेशन आपने देखा है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये पढ़ा होगा आपने छोटी क्लास में कि तारे क्यों चमकते हैं, या आसमान इतना बड़ा जो हमें दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर ही इसका क्यों है। सनसेट और सनराइज के टाइम पे ये रेडिश ऑरेंज ही क्यों दिखता है। लाइट की इतनी फास्ट स्पीड है, इट्स 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये स्पीड लाइट को कहाँ से मिली, या फिर ये लाइट की स्पीड क्यों है। सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस इतना क्यों है। रोटेशन ऑफ अर्थ कैसे होता है, क्या कॉज है। मैग्नेट्स एक दूसरे को, मैग्नेट के अंदर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लगते हैं। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बहुत ही कमाल के कॉन्सेप्ट हैं, बिकॉज वो एक बॉडी दूसरी बॉडी को दूर से ही फोर्स अप्लाई कर देती है उस पर, बिना उसे टच किए। मतलब मैं इस बॉडी को मूव, मेरे सामने एक बॉडी रखी हुई है, और अगर मैं इस बॉडी को मूव कराना चाहता हूँ बिना टच किए, तो वहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आते हैं, आपको पता है। तो मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में काउंट होते हैं। तो मैग्नेट का एक दूसरे को दूर से ही फोर्स लगा देना। और ऐसे ही बहुत सारा ग्रेविटेशन, अगर इस मार्कर को अभी छोड़ दिया जाए तो ये ऑब्वियसली नीचे की तरफ गिर जाएगा, ग्रेविटेशन। तो यही सब है। हम अपने आसपास के नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं, मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, बिकॉज मोशन एक बहुत ही वाइटल फिनोमिना है। मोशन मतलब मूवमेंट, और अगर मूवमेंट खत्म हो जाए तो सब खत्म हो जाएगा, राइट ना? तो मोशन की स्टडी करना, ऐसे कमाल के नेचर को अंडरस्टैंड करना, दिस इज फिजिक्स। और केवल समझना नहीं है,
समझने के बाद हमें ये मतलब देखना है कि ये कैसे काम कर रहे हैं, और फिर इन लॉज को, ये जो लॉज निकले, इन्हें ह्यूमन वेलफेयर में यूज करना है। कैसे यूज करना है? फॉर एग्जाम्पल, सर इज़ैक न्यूटन की एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन कि उन्होंने फॉलिंग एप्पल को ऑब्जर्व किया, उन्होंने गिरते हुए सेब को ऑब्जर्व किया, और केवल इतनी सी ऑब्जर्वेशन से फिजिक्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफ़ी बड़ी ब्रांच निकल के आई, जिसको हम ग्रेविटेशन बोलते हैं, कि हाउ अ मैसिव बॉडी अट्रैक्ट अनदर मैसिव बॉडी which is some distance apart from it. It may be some or far distance apart, because gravitational forces are long range forces, ये दूर से भी अप्लाई हो जाते हैं। एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन, सेब को गिरते हुए देखना, और उसके बाद टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा एडवांसमेंट। और टेक्नोलॉजी का इतना एडवांसमेंट मतलब, अगर हमें ग्रेविटेशन के बारे में नहीं पता होता, हमें नहीं पता होता क्या ग्रेविटेशन है, तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि आज हम जो ये सैटेलाइट सेट कर पाए हैं अर्थ के आसपास, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम लगा पाए हैं ऑर्बिट में, वो हम नहीं कर पाते तो हमारा कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग नहीं होता, और हमारी जो इस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी इंप्रूव नहीं हो पाती, और मैं भी आपको ये ऑनलाइन मोड के थ्रू शायद नहीं पढ़ा पाता, शायद क्या नहीं पढ़ा पाता, राइट? बहुत अच्छा। तो छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन जो नेचर में हो रही हैं, इन ऑब्जर्वेशन से कितना कुछ निकल के आ सकता है, ये आपको इस एग्जाम्पल से पता लग रहा होगा, राइट? ओके, तो अब अगर बोले फिजिक्स क्या है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि हम करते क्या है इसके अंदर। हम नेचर में होने वाले फिनोमेना जो हमेशा से होते आए हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जब तक सर इज़ैक न्यूटन ने ऑब्जर्व नहीं किया था तब तक ग्रेविटेशन नहीं था। उससे पहले भी चीज़ें अर्थ पे फॉल होती थी, एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता था। जब तक मैग्नेट्स को नहीं ढूंढा गया था, मतलब हमने नहीं ढूंढा था, उससे पहले भी मैग्नेट एक दूसरे पे फोर्स लगाते ही थे, राइट? तो मतलब नेचर में जो फिनोमेना है वो हमेशा से होते आ रहे हैं, और वो हमेशा से ही होते हैं। हमने जस्ट उन्हें ऑब्जर्व किया, वो कैसे काम करते हैं, इन चीज़ों को समझा, और समझने के बाद उसे अपने वेलफेयर में यूज़ किया, राइट? ऐसा ही कुछ चलता है फिजिक्स के अंदर। अब आप इस चीज़ को जो मैं समझाना चाहता हूँ, इस चीज़ को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अब वो एग्जाम्पल क्या है कि मान लो कि दो प्लेयर हैं और वो चेस खेल रहे हैं, एक चेस बोर्ड पे चेस खेल रहे हैं, अपने अपने मूव्स चल रहे हैं, और एक छोटा सा बच्चा है जो बस चेस को ऑब्जर्व कर रहा है, उसका काम है ऑब्जर्व करना, वो दूर बैठ के उसे देखने में मज़ा आ रहा है, उसे कोई मूव नहीं पता, उसे नहीं पता कि कौन सा प्यादा कैसे चलता है, ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट दैट चेस, और वो केवल ऑब्जर्व कर रहा है, और वो कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व करता है, एक गेम, दो गेम, तीन गेम, मान लो 30-40 गेम्स वो कॉन्टिन्यूसली डेली बेसिस पे 2-2, 3-3, 4-4 गेम ऑब्जर्व करता है। उसे चेस के बारे में नहीं पता, वो केवल ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ऑब्जर्वेशन से बार बार सेम मूव्स को ऑब्जर्व करके उसे इस चीज़ का पता लग जाता है कि ये जो प्लेयर है जिसका स्ट्रक्चर ऐसा है, उसे शायद उसके नाम भी नहीं पता, तो ये रुक है, हाथी है, ये एक स्ट्रक्चर को देख के वो बता सकता है कि ये जो प्लेयर है ये हमेशा स्ट्रेट चलेगा, ये ऊंट जैसा दिखने वाला प्लेयर ये डायगनली हिट करेगा, और ये घोड़ा जो है ये हमेशा 2 कदम स्ट्रेट और 1 कदम टेढ़ा चलेगा। मतलब ये बातें उसे किसी ने बताई नहीं, उसे किसी ने रूल समझाए नहीं, ये चीज़ें उसने सीखी केवल और केवल अपनी ऑब्जर्वेशन से, और बाद में जब वो चेस को खेलेगा तो ये ऑब्जर्वेशन डेफिनेटली उसकी हेल्प करने वाली है। इन सेम वे हम पढ़ रहे हैं, हमने नेचर में होने वाले जो फिनोमेना थे उन्हें ऑब्जर्व किया, उन्हें बार बार ऑब्जर्व किया, और वो सेम वे में रिपीट हो रहे थे, और इन्हीं सेम वे में रिपीटेशंस की वजह से हमने लॉज ऑफ नेचर बनाए, आप कह सकते हैं हमने लॉज ऑफ फिजिक्स बनाए, और यही फिजिक्स के लॉज, इन्हीं की मदद से हमने ह्यूमन सर्वाइवल को और ज़्यादा कंफर्टेबल बनाया। कैसे कंफर्टेबल बनाया आप देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी की इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट कि ऑनलाइन क्लास चल रही है, आप घर में एसी के अंदर बैठे हुए हैं, एक बिल्डिंग के अंदर बैठे हुए हैं, एक रूम में बैठे हुए हैं, तो इन सब के अंदर ही फिजिक्स का कितना इन्वॉल्वमेंट है ये आप लोग जानते हैं। तो ये तो बात हो गई कि फिजिक्स है क्या, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, ब्रांच ऑफ साइंस, चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करके सीखेंगे, सीखने के बाद उसे अपने वेलफेयर में यूज़ करेंगे, राइट? ओके, अब हम ये देखते हैं कि हमें क्लास 11th के अंदर फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। एंड बिफोर स्टार्टिंग आवर 11th क्लास सिलेबस, मैं आपसे कुछ टर्म्स जो हैं फिजिक्स के वो पूछना चाहूँगा। लाइक आवर फर्स्ट टर्म जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, होपफुली आप सबने ये टर्म सुना होगा, पर शायद अगर मैं आपसे पूछूँ कि इसका मीनिंग बताओ तो मे भी शायद आप ना बता पाएँ। एंड द टर्म इज मैकेनिक्स।
मैकेनिक्स। आप जैसे मैंने अभी आपसे स्टार्टिंग में पूछा व्हाट इज फिजिक्स, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मैकेनिक्स। तो जैसे फिजिक्स साइंस की ब्रांच है जिसमें आप नेचर और नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ रहे हो, वैसे ही मैकेनिक्स फिजिक्स की ब्रांच है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। तो इसमें क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे वो देखना है हमें। ऑलराइट, अगर किसी को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो सुन लो। तो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब मैकेनिक्स के अंदर हम ऑब्जेक्ट की स्टेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन सी स्टेट? सॉलिड, लिक्विड, गैस? तो नहीं, केमिस्ट्री नहीं है, फिजिक्स है। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्टेट। आपको पता है दो अवस्थाएं होती हैं, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन, ये जो मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि मूवमेंट बहुत ही वाइटल फिनोमेना है। अगर मोशन खत्म हो जाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के आसपास चक्कर लगाना बंद कर दे, अर्थ सन के आसपास मोशन बंद कर दे, मैं खुद ही मूवमेंट बंद कर दूं, तो क्या ही बचेगा? सब चीज़ों की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, आपको पता ही है। तो मैकेनिक्स भी हमारी नेचर की स्टडी है। इसमें भी हम रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स की ब्रांच है, और रेस्ट और मोशन, मैकेनिक्स फिजिक्स की बहुत बड़ी ब्रांच है। बड़ी ब्रांच है, आपको लग रहा होगा कि इसमें तो दो सिंपल टर्म के बारे में ही पढ़ना है, रेस्ट एंड मोशन, और इनको तो मैं देख के बता सकता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन पे है। तो इसमें बड़ा क्या है? मतलब कितना डिटेल जा सकते हैं, ये कंसेप्ट है, आपको धीरे धीरे पता लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैं आपसे पूछूं कि ये सामने रखा हुआ कैलकुलेटर रेस्ट पे है या मोशन पे, तो आप मुझे बता दोगे कि सर ये रेस्ट पे है। ऑब्वियसली ये रेस्ट पे है, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा, ये अपनी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा। टाइम 1 सेकेंड है, बॉडी यहीं है, टाइम 2 सेकेंड बॉडी यहीं है, टाइम 3 सेकेंड बॉडी यहीं है। टाइम बढ़ता जा रहा है बट बॉडी की पोजीशन नहीं बदल रही। दैट इज स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, राइट? एंड इन अ सेम वे आई विल आस्क what is the state of this whiteboard, then definitely you'll say कि sir the whiteboard is also at rest, because वो भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। अब ऊपर फैन चल रहा है, वो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये फैन की स्टेट क्या चल रहा है, वो मोशन में है, रुका नहीं है, कि स्टेट क्या है, अब तो मैंने बता ही दिया खैर, तो आप बोलोगे मोशन में है, बिकॉज उसकी ब्लेड्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली अपनी पोजीशंस को बदल रही हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। दैट इज बॉडी इज इन स्टेट ऑफ मोशन। तो रेस्ट और मोशन को डिफरेंशिएट करना आप लोग जानते हैं, पर कई बुक्स में लिखा होता है कि रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स। दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर रिलेटिव टर्म्स। दैट इज यू कांट से कि एक बॉडी रेस्ट पे ही है या मोशन में ही है, बिकॉज फॉर अ सिंगल पर्सन एक बॉडी अगर रेस्ट पे है तो किसी दूसरी बॉडी, किसी दूसरे पर्सन के लिए सेम बॉडी मोशन में हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रूव दैट द स्टेट ऑफ दिस व्हाइट बोर्ड इज इन मोशन, दैट इज बॉडी इज मूविंग, ये बॉडी मूव कर रही है, इसको प्रूव करो, तो मे भी आप में से कुछ बच्चे इसका आंसर दे भी पाएँ और कुछ ना भी दे पाएँ। आप ये मत बोलना कि जी इसे उखाड़ दो और चला दो, है ना, ऐसा तो नहीं करने वाले हम, बहुत मुश्किल से सेट किया है हमने इसे यहाँ पे। तो इस व्हाइट बोर्ड को कैसे हम मोशन में प्रूव करने वाले हैं, ये सवाल है। तो इसका आंसर तो जिनको आता होगा उनके लिए इनफ टाइम था, वो बता रहे होंगे शायद मन मन में। अब जिनको नहीं आता वो सुन लें। हाँ, इसको मोशन में प्रूव किया जा सकता है। मैं इसे बिना टच किए मोशन में प्रूव करने वाला हूँ। अभी के लिए बोर्ड रेस्ट पे ही है, पर मोशन में कैसे प्रूव करेंगे। नाउ इमेजिन इफ अ पर्सन इज ऑब्जर्विंग दिस बोर्ड फ्रॉम आउटसाइड द अर्थ, दैट इज फ्रॉम लेट्स से मून। अगर कोई पर्सन इसे चांद पे से ऑब्जर्व कर रहा है तो क्या होगा? अब बोलो कैसे ऑब्जर्व कर रहा है, तो टेलीस्कोप वगैरह लगा के कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता है कि इंटायर अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस एंड एज वेल एज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, राइट ना? दैट इज इंटायर अर्थ इज इन मोशन। पूरी की पूरी अर्थ मोशन में है। अगर पूरी अर्थ मोशन में है, दैट इज इंडिया मोशन में है, सर्कुलर मोशन में इंडिया। इंडिया है तो दिल्ली है, दिल्ली है तो जहाँ हम है ये पूरा इंस्टीट्यूट मोशन में है, ये पूरा स्टूडियो मोशन के अंदर है। और अगर ये मोशन के अंदर है तो ऑब्वियसली
ये वाइट बोर्ड भी मोशन में है, मैं भी मोशन में हूँ, इस रूम में रखा हुआ सब कुछ मोशन में है, राइट। अभी तक हमें क्या लग रहा था कि ये रेस्ट पे है, और अभी हमने ये प्रूव कर दिया कि ये मोशन में है। मतलब एक ही बॉडी एक ही टाइम पर रेस्ट में भी है और मोशन में भी है। अगर मैं अभी से पहले आपसे पूछता कि क्या ये पॉसिबल है कि एक ही टाइम पे एक बॉडी रेस्ट पे भी हो और मोशन में भी हो, तो शायद आप लोग मना कर देते। पर अब आप लोगों के दिमाग में ये चीज क्लियर हो गई कि हाँ ऐसा हो सकता है, बिकॉज फॉर मी दिस बोर्ड इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, एंड फॉर अ पर्सन विच इज ऑब्जर्विंग दिस बोर्ड outside that, from outside that, obviously this board is in motion for him, right? तो ये बोर्ड रेस्ट और मोशन पे साइमल्टेनियसली है, एक साथ है। दैट्स वाई उस बुक में लिखा है कि मोशन एंड रेस्ट आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स, दे आर रिलेटिव टर्म्स, ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े हैं आपने, जैसे कि अगर मैं कार के अंदर कहीं जा रहा हूँ और मेरा एक फ्रेंड मेरे बगल में बैठा है और मेरा थर्ड फ्रेंड मेरे को कहीं रास्ते में दिखता है, रोड पे खड़ा दिखता है, मेरी कार मान लो मूव कर रही है 80 की स्पीड से, और 80 की स्पीड से मैं उसके सामने से निकल जाता हूँ, राइट। तो जो मेरा यहाँ पर फ्रेंड है, लेट्स से उसका नाम राहुल है, यहाँ पर बैठा हुआ है बगल में मेरी सीट पे, तो राहुल को जब वो थर्ड फ्रेंड जो है हमारा, जो बाहर था, खड़ा था रोड पे, वो ऑब्जर्व करता है तो उसे लगता है कि कार के अंदर राहुल बैठा है, 80 की स्पीड से राहुल निकल गया। तो राहुल फॉर दैट थर्ड फ्रेंड इज इन मोशन, राइट, और अच्छे खासे मोशन में 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर गया वो। एंड फॉर मी, जब मैं राहुल को ऑब्जर्व करता हूँ, जितनी बार भी ऑब्जर्व करता हूँ, मेरे को राहुल रेस्ट पे बैठा हुआ ही दिखता है। दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ आप समझे, कि राहुल एक ही टाइम पर रेस्ट में भी है, मोशन में भी है। उस फ्रेंड के लिए राहुल मोशन में था, जबकि मेरे लिए राहुल रेस्ट पे है। अब यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आता है। वो कंसेप्ट क्या है कि किसी भी बॉडी का जो स्टेट है कि वो रेस्ट पे है या मोशन में, ये उस बॉडी पे डिपेंड नहीं करता। यस, आई एम राइट, कि किसी बॉडी की जो स्टेट है कि वो रेस्ट पे है या मोशन में है, इट डजंट डिपेंड ऑन द बॉडी, इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर, कि कौन उसे ऑब्जर्व कर रहा है। किसी एक ऑब्जर्वर के लिए बॉडी रेस्ट पे, तो दूसरे ऑब्जर्वर के लिए सेम बॉडी सेम टाइम पे मोशन में हो सकती है। That is why rest and motion are relative terms, not absolute term. And this concept is known as frame of reference. Frame of reference वो concept है जिसकी help से आप बताते हो कि कोई body rest पे है या motion में है। किसी एक frame के लिए एक body rest पे, तो वही body उसी किसी अलग frame के लिए motion में हो सकती है, right? ये समझाने का मतलब इंट्रोडक्शन में इन बातों को बताने का उतना कोई मतलब नहीं होता, बट मेरा बस इतना सा पॉइंट था कि जो सिंपल टर्म्स हमें दिखते हैं रेस्ट और मोशन, वो भी कितने इंटरेस्टिंग हो सकते हैं अगर हम तरीके से पढ़ें तो। और ये हमें पढ़ना ही है। क्लास 11th में हमें मैकेनिक्स का, अगर मैं आपको बोलूँ मोशन, देखो मैकेनिक्स में दो चीज़ें पढ़नी है अपने को, रेस्ट और मोशन। मोशन जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं डायनामिक्स, राइट। एंड डायनेमिक्स फर्दर क्लासीफाई होता है दो ब्रांचेस में, और वो दो ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? दैट ब्रांचेस इज काइनेमैटिक्स। अभी आप इसका नाम शायद नहीं जानते हो, बट बहुत जल्दी जान जाएंगे। काइनेमैटिक्स एंड डायनेमिक्स प्रॉपर। आपकी क्लास 11th के अंदर काइनेमैटिक्स इस ब्रांच के आपको दो चैप्टर पढ़ने हैं, आपका चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन देख रहे हो, मोशन इन, देखो मोशन तो कई सारे टाइप का हो सकता है ना, तो अभी तो हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, इसलिए हम मोशन का सबसे सिंपल टाइप पढ़ रहे हैं। इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, सीधी रेखा में गमन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या फिर आप इसको मोशन इन वन डायमेंशन भी बोल सकते हो, 1D मोशन, राइट। मोशन इन स्ट्रेट लाइन और 1D मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। एंड योर 4th चैप्टर विच इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ काइनेमैटिक्स, 4th चैप्टर इज मोशन इन प्लेन। अभी भी 3D नहीं आया, 2D, मतलब 2 डायमेंशन के अंदर, लेंथ ब्रेथ 2 डायमेंशन के अंदर। जैसे कैरम बोर्ड के ऊपर जो गीटियां मूव करती हैं, दिस इज मोशन इन 2 डायमेंशन। वो लेंथ और ब्रेथ में कहीं भी मूव कर सकती हैं, बट वो ऊपर या नीचे नहीं जा सकती, 3rd डायमेंशन में नहीं आ सकती। तो हम ऐसे टाइप के मोशन पढ़ने वाले हैं। ये दोनों पार्ट अपने काइनेमैटिक्स के हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि डायनेमिक्स को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया है, काइनेमैटिक्स एंड डायनेमिक्स प्रॉपर, क्यों किया है?
बिकॉज डायनेमिक्स में तो मोशन पढ़ रहे हैं, मोशन को दो पार्ट में क्लासीफाई करने की क्या नीड थी? तो बहुत ही सिंपल सी बात है, 1 मिनट में याद हो जाएगी आपको कि काइनेमेटिक्स के अंदर हम मोशन तो पढ़ते हैं, बट मोशन के कॉज से हमें कोई लेना देना नहीं होता. दैट इज काइनेमेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स in which we deals with the study of motion without considering the cause of motion. हम मोशन पढ़ेंगे बट मोशन के कॉज को कंसीडर नहीं करेंगे, राइट? बहुत अच्छे. एंड इन डायनेमिक्स प्रॉपर हम मोशन भी पढ़ने वाले हैं और उसका कॉज भी पढ़ने वाले हैं. दैट इज मोशन विद कॉज. की अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो क्यों मूव कर रही है, क्या कॉज है इसके मूव करने का. एग्जाम्पल देते हैं फिर आपको समझ में आएगा. इसके एग्जाम्पल अगर आपको दें तो थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स, अब थर्मो का मतलब आप लोग जानते हो हीट, एंड डायनेमिक्स का मतलब तो अभी आपको पता ही है, डायनेमिक्स इज मोशन. मतलब अगर किसी बॉडी में मोशन है, आप मोशन की स्टडी कर रहे हो, और मोशन की जो मोशन है उसका कॉज है, उस बॉडी के अंदर जो मूवमेंट आया है इज ड्यू टू हीट, गर्मी, हॉटनेस. मतलब कि एक हॉट बॉडी है, एक कोल्ड बॉडी है, जिसकी वजह से बॉडी में मोशन आ रहा है, हॉट से कोल्ड की तरफ मूव कर रहा है, ऐसा कुछ भी. एग्जांपल अगर आपको दे तो हीट इंजन. पुरानी मूवी देखी होंगी आपने, शोले, या फिर एक मूवी है गुंडे, उसके अंदर आपने देखा होगा कि कैसे कोयले वाली ट्रेन देखी होंगी, उसमें हम हीट क्रिएट करते हैं और उसकी वजह से वो हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है. दैट इज उस ट्रेन के अंदर जो मोशन है उसका कॉज हीट है, और वो हीट क्रिएट करने के लिए हम सोर्स यूज कर रहे हैं कोयला, राइट? तो यहां पर हम मोशन पढ़ रहे हैं, मोशन के साथ साथ मोशन का कॉज भी पढ़ रहे हैं. दैट इज अगर हम मोशन के साथ उसका कॉज भी पढ़ते हैं कि कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में क्यों है, देन दिस पार्ट ऑफ फिजिक्स इज नोन एज डायनेमिक्स प्रॉपर. और अगर मोशन पढ़ रहे हो, मोशन के कॉज से कोई मतलब नहीं है कि एक बॉडी मूव कर रही है तो उसकी क्या स्पीड है, क्या एक्सेलरेशन है, किसी से टकराएगी तो कोलिजन होगा तो क्या फोर्स, मतलब कितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा, अगर वो अभी ब्रेक अप्लाई करती है तो कितने टाइम बाद जाके रुक जाएगी. ऐसे सारे सवालों के जवाब देंगे हम, पर हम ये नहीं पढ़ेंगे कि बॉडी के अंदर मोशन आने का कॉज क्या था, राइट ना? तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया आप लोगों का एक छोटा सा मैकेनिक्स के साथ. और मैकेनिक्स में हमने ये भी देख लिया कि जो काइनेमेटिक्स वाली ब्रांच है, इसके 2 चैप्टर पढ़ने हैं हमें, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन. ओके, तो बोलोगे सीधा थर्ड और फोर्थ चैप्टर के बारे में बता दिया आपने, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का कहीं जिक्र ही नहीं किया कि फर्स्ट चैप्टर कौन सा है और सेकंड चैप्टर कौन सा है अपनी क्लास 11th की फिजिक्स का. बात तो सही है. क्लास 11th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड. फिजिकल वर्ल्ड, और मैं आशा करता हूं कि ये चैप्टर आपको कहीं भी नहीं पढ़ाया जाएगा. मतलब फिजिकल वर्ल्ड से क्वेश्चन सीबीएसई में लगभग 0 मार्क्स के आते हैं, कुछ भी नहीं आता इसमें से. तो ये चैप्टर है क्यों सिलेबस में? आप कह सकते हो कि ये चैप्टर ना आप लोगों का फिजिक्स के साथ इंट्रोडक्शन है. इसमें है स्कोप ऑफ फिजिक्स, थोड़े बहुत फोर्सेस के बारे में बता रखा है कि कितने टाइप के फोर्स है नेचर में, वगैरह वगैरह. तो फर्स्ट चैप्टर तो थ्योरेटिकल चैप्टर है, एंड योर सेकंड चैप्टर इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट. मेजरमेंट का मतलब समझते हैं आप, नापना, मेजर करना. अब फिजिक्स के बारे में एक चीज और बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना. फिजिक्स को कहते हैं कि फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट. इसीलिए फिजिक्स बहुत ही सटीक विज्ञान है. ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में या किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में बताकर चला नहीं जाता, ये बताने के बाद उसको मेजर भी करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी आपको पता है. मैंने बोला इस मोबाइल का कुछ एरिया है, तो आप बोलोगे ना कितना एरिया है, वैल्यू बताओ मुझे, मैग्नीट्यूड बताओ. इस रूम का कुछ एरिया है, कुछ वॉल्यूम है, इस रूम का कुछ टेम्परेचर है, तो उस टेम्परेचर को मेजर करो, बताओ मुझे. केवल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मत बताओ. एग्जाम्पल सुनो, जैसे हम बोलते हैं कि इफ देयर इज अ स्मोक देयर मस्ट बी अ फायर, कि अगर धुआं है तो डेफिनेटली कहीं आसपास आग लगी होगी. कॉज़ैलिटी मतलब अगर किसी चीज का इफेक्ट आपको दिख रहा है तो डेफिनेटली उसका कॉज भी आसपास प्रेजेंट होगा. अब ये बात तो बहुत ही नॉर्मल से हम जानते ही हैं, फिलॉसफी में भी पढ़ते हैं इसको कि अगर इफेक्ट दिख रहा है तो कॉज होगा. भाई धुआं है तो कहीं ना कहीं तो आग लगी होगी. फिजिक्स भी सेम बात बोलती है, पर फिजिक्स
केवल कॉज और इफेक्ट के बारे में बोल के पीछे नहीं हट जाती, ये एक स्टेप आगे जाती है। अब वो कहेगी कि धुआं है तो मेजर करो भाई कि धुआं कितना है, इसकी डेंसिटी मेजर करो, अगर इतना धुआं है तो बताओ कि आग कितनी बड़ी हो सकती है, कितना नुकसान पहुंचा सकती है। समझ रहे हैं आप क्यों बोलते हैं इसे सटीक विज्ञान। तो फिजिक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है मेजरमेंट का, नापने का, मेजर करना बहुत जरूरी। इसलिए बोलते हैं कि मैथमेटिक्स इज द सोल ऑफ फिजिक्स, क्योंकि मैथ्स जहां पर मेजरमेंट आ गया वहां पे मैथमेटिक्स आ जाती है, थोड़ी क्या पूरी आ जाती है, राइट। तो फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं फिजिक्स के साथ, और सेकंड चैप्टर के अंदर आप लोगों को बताते हैं कि कैसे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे मतलब हर चीज को आप डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। जैसे मैं बोलूँ इसकी लेंथ मेजर करो तो आप स्केल लोगे, मेजर कर लोगे। मैं कहूँ माउंट एवरेस्ट की लेंथ मेजर करो तो अब आप स्केल लेके तो मेजर करने नहीं जाओगे। अब मैं आपसे बोलूँ कि आपका घर इंस्टीट्यूट से कितने डिस्टेंस पे है तो होपफुली आप बाइक से मेजर कर लोगे कि जी इतने किलोमीटर शो कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड। अब मैं आपसे बोलूँ कि अर्थ का सन से डिस्टेंस कितना है तो बाइक लेके नहीं जाओगे आप। मतलब हर जगह मेजरमेंट में डायरेक्ट मेथड नहीं लगा सकते हम, तो हमें इनडायरेक्ट मेथड यूज करने पड़ते हैं। तो मेजर करने के मेथड सीखेंगे हम। अब किसी चीज को मेजर करोगे तो उसमें बहुत ही जरूरी रोल प्ले करती है यूनिट। यूनिट मतलब कि अगर मैं इसकी लेंथ मेजर करूंगा तो ऑब्वियसली मैं इंच में कर लूंगा, सेंटीमीटर में कर लूंगा, किलोमीटर में तो नहीं करूंगा। तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी में कौन सी यूनिट यूज करनी है, हमें मेजरमेंट किस तरीके से करना है। फिर मेजरमेंट अगर करते हैं तो मेजरमेंट में कुछ गलतियां भी आ सकती हैं, जिसे एरर बोलते हैं हम। एरर कितने टाइप से आ सकते हैं, एरर को कैसे कम करेंगे हम, तो इन सारी बातों मतलब इन सब की बात करेंगे हम अपने सेकंड चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन, सेकंड चैप्टर के अंदर हमारा ये हो गया कि हम ये मतलब आप ये कह सकते हो ये दोनों चैप्टर जो हैं ये फिजिक्स को पढ़ने की तैयारी ही मात्र है। इसमें अभी स्टार्ट हुई नहीं है कहानी हमारी, इसमें तो बस हमने हथियार इकट्ठे कर लिए हैं, टूल्स इकट्ठे कर लिए हैं कि जी ऐसा ऐसा होता है फिजिक्स में, इसको पढ़ने के लिए हमें ये सारी चीजें चाहिए, राइट ना। उसके बाद हमारी कहानी थर्ड चैप्टर से ही शुरू होती है, जिसमें हम अपनी काइनेमेटिक्स में उतरते हैं, फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो तैयारी करेंगे हम, तैयारी करने के बाद फिजिक्स में उतरेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा पार्ट मैथमेटिक्स का ऐसा भी आता है जो बुक्स में मतलब कि जो आपके सिलेबस में नहीं है बट उसका यूज बहुत है, लाइक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। ये भी हम अलग से पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स के अंदर। कई बुक्स में ये 0 चैप्टर के नाम से लिखा होता है, कई रिफ्रेशर्स में लिखा होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आज की क्लास में मेरा मोटिव जो था आप लोगों को फिजिक्स के साथ इंट्रोड्यूस करना, कुछ फिजिक्स के एक आधी ब्रांच के बारे में समझा देना, फिर क्लास 11th के 1-2 चैप्टर को इंट्रोड्यूस आपसे कर देना, दैट्स इट। और इसके बाद हम डिटेल अपनी फिजिक्स की जर्नी को शुरू करेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।